Hello everyone. Today I will teach you about the preamble of the Indian Constitution. So आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना या कहें कि भारतीय संविधान की उद्देशिका इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रियम्बल आपका जो है, जो हमारा संविधान है, तो इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। इसमें हमारा आर्टिकल होता है, आर्टिकल, इसमें पार्ट होता है और शेड्यूल होता है, शेड्यूल। ये 3 पार्ट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और इन तीनों के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में एक होता है प्रियम्बल। प्रियम्बल, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में। तो प्रियम्बल को हिंदी में आप प्रस्तावना कह सकते हैं, उद्देशिका कह सकते हैं, और इसे हम पूरे संविधान की समरी भी कह सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आज हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पर प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में है संविधान की उद्देशिका। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंटेंट ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल का जो कंटेंट है, उसमें जो रिटन दस्तावेज है उसमें क्या लिखा है एज इट इज, तो उसको देखेंगे। फिर नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, भारतीय राज्य का जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में देखेंगे। करंट स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल, प्रियम्बल का जो वर्तमान में स्टेटस है उसके बारे में देखेंगे, ठीक। फिर लास्ट में हम लोग जो है 10 क्वेश्चंस का एक जो है क्विज करेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो भी कंटेंट है, जो इसकी जो फाइल्स है, ये आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसएससी प्रैक्टिस मॉक, एसएससी प्रैक्टिस मॉक, इस चैनल पर आप जा करके टेलीग्राम में यहां पर जो है हमारे सभी लेक्चर्स की आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और इस चैनल की लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे। तो आप इसके नोट्स से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद से हैंड रिटन बना लीजिए, या आप लिखा लिखाया फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा करके, एसएससी प्रैक्टिस मॉक चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल का, वहां से इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे हम अपने इस लेक्चर में। अब इसमें जो हमारा प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने 13 दिसंबर 1900 आपका जो है 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या हम कहें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। इन्होंने एक जो है अपना स्पीच दिया था जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोलते हैं। और ये हमारा कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को। सबसे पहले आपको इस बात को समझना है यहाँ पे कि हमारा जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। मतलब हमारा जो देश है, भारत, इंडिया है, वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन आजादी से पहले ही हमारे देश का संविधान बनना स्टार्ट हो गया था। और जो संविधान बना रही थी सभा, उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संवैधानिक सभा। तो संवैधानिक सभा की जो कार्रवाई थी पहले ही शुरू हो गई थी। तो उस कार्रवाई में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, एक ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इसमें जो विचार थे, इसमें जो आइडियाज थे, उन्हीं को बाद में एक फ्रेम ड्राफ्ट बनाया गया और उसको लिखित दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा
13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। इसके आधार पर यह है, पहला क्वेश्चन यहां से होता है। दूसरा, जो हमारे देश का संविधान है ये बन करके 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ था और एक्सेप्ट हुआ था। याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन बन करके एक्सेप्ट करना और एप्लीकेशन में लाना दोनों अलग अलग है। हमारे देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया, एक्सेप्ट हो गया, लेकिन इन फोर्स नहीं आया, एप्लीकेशन में नहीं आया। एप्लीकेशन में आया है 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में एवरी ईयर मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष हम गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। यहां से हमारे देश का संविधान अप्लाई होता है, या आप कहें कि एप्लीकेशन में आ जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारा जो प्रियम्बल है उसका ये जो रिटन कंटेंट है उसमें एज इट इज प्रियम्बल में क्या लिखा है वो यहां पर इस तरीके से लिखा है। ये यहां पर आपको दिखाया है मैंने इंग्लिश कंटेंट, और उसके नीचे ये लगा है आपका हिंदी कंटेंट। हिंदी में किस तरीके से प्रियम्बल है, इस तरीके से है, और इंग्लिश में इस तरीके से है। तो इसमें अब इसकी जो है, इसमें जो वर्ड हैं, इसमें जो आइडियाज हैं, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो देखो इसमें क्या है, सबसे पहले है बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो ये संविधान बन रहा है उसकी जो ताकत आ रही है, जो उसकी शक्ति जो अचीव कर रहा है, वो कहां से कर रहा है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। तो भारत के लोग इसको बना रहे हैं। अब भारत के लोग कैसे संसद में बैठे हैं, तो भारतीय जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो संविधान असेंबली में जो लीडर्स बैठे हैं वो भारत की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनके द्वारा बनाया जा रहा है। अब यहां पर ये फ्रेज भी हमारा है कि बी द पीपल। तो बी द पीपल जो फ्रेज है इसमें पूछा जाता है, तो ये हमने कहां से लिया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। उन्होंने लिख रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में बी द पीपल ऑफ अमेरिका, और हमने लिखा है बी द पीपल ऑफ इंडिया। सो हमारा ये जो फर्स्ट फ्रेज है बी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे दो बातें पता चलती है। एक तो ये कि बी द पीपल ऑफ हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। दूसरा, जो हमारा संविधान है ये कहां से शक्ति अचीव कर रहा है, तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के द्वारा शक्ति अचीव कर रहा है। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में ये जो टर्म है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो आपको इसका सीक्वेंस क्रम इसी तरीके से याद करना है, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और हिंदी में अगर आप कहें तो यहां से रहेगा प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये इस तरीके से आपके जो है इन टर्म का सीक्वेंस है, इन्हें इसी सीक्वेंस में याद करना है। फिर इसके बाद है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो जो जस्टिस है इसमें क्या है, जस्टिस यहां पर तीन प्रकार का न्याय है। जस्टिस मतलब न्याय। तो कितने प्रकार का न्याय है हमारे संविधान में दिया गया है, सोशल सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक आर्थिक, और पॉलिटिकल राजनीतिक। तो जो न्याय है, न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार से दिया गया है। कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं, तीन प्रकार के, सोशल सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। फिर बात आती है लिबर्टी की। तो लिबर्टी कितने प्रकार की है, मतलब लिबर्टी मतलब फ्रीडम, आजादी। ये कितने प्रकार की आजादी है या फ्रीडम है, 5 टाइप्स की है। जो हमारी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता, ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो 5 प्रकार की, 5 प्रकार की। कैसे, थॉट की स्वतंत्रता है, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। तो इस तरीके से लिबर्टी 5 प्रकार की है। फिर आता है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी हमारे पास कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। जो भारतीय नागरिक हैं उनके पास स्टेटस मतलब भारत में
चाहे भारत का राष्ट्रपति हो और चाहे एक सिंपल आदमी हो, सबको एक वोट का अधिकार है, ठीक है। और जो उनकी स्टेटस है, सभी को समान नागरिक बोला जाता है। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो समान स्टेटस का जो लाइन है, या जो हम कह सकते हैं जो स्तर है, उसमें खड़ा पहला व्यक्ति माना जाता है। मतलब समान में पहला है राष्ट्रपति, और उसके जो बाद के हैं वो सभी लोग, राष्ट्रपति सहित सभी लोग सेम स्टेटस के हैं। और अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है कि भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार किसी भी फील्ड में काम कर सकता है और किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकता है, ऐसी उसे स्वतंत्रता है। तो जो इक्वालिटी हमें दी गई है वो दो प्रकार की है, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी का मीनिंग क्या है कि जो फ्रेटर्निटी है वो जो हमारे देश के नागरिक हैं वो डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा ऑफ द इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो हमारे देश की एकता है और अखंडता है, इसको बरकरार रखते हुए सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत गरिमा को जो है बनाए रखना है। ऐसा हमारे संविधान का जो है ऑब्जेक्टिव्स है। अब इसमें क्या लिखा है और आगे, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संवैधानिक सभा, दिस 26th डे, इसमें यह बताया गया है कि इसमें डेट है, इसमें पूछा जाता है कि जो है संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक डेट लिखी है, वो डेट कौन सी है? तो वो डेट कौन सी है? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ है, ये डेट यहां पर मेंशन है। इसका मतलब है कि इस दिन हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करा था, फ्रेम किया था और एक्सेप्ट किया था। तो यही सब कुछ हमारा यहां पर भी लिखा हुआ है। तो ये हमारा ओरिजिनल जो वास्तविक, इसमें कुछ भी एडिट नहीं है, जो एज इट इज हमारा है वही ये प्रीएम्बल का कंटेंट है। अब हम लोग इसमें देखते हैं आगे। अब यहां पर क्या है कि जो ये प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल ये प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान का प्रीएम्बल है, लेकिन 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जो बिल्कुल फर्स्ट डे था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अप्लाई का, फोर्स का, उस दिन ऐसा नहीं था। इसमें अमेंडमेंट हो चुका है, एक बार इसमें संशोधन हुआ है, तो उस संशोधन के तहत इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। तो इसे हम लोग देखते हैं। अब इस परिवर्तन में क्या है कि जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 42वां संविधान संशोधन भारतीय संविधान में किया गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन है भारतीय संविधान का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इसका एक दूसरा नाम है, इसे हम लोग लघु संशोधन भी कहते हैं, या लघु संविधान, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसी जो है हमारा अमेंडमेंट, इसी अमेंडमेंट को, इसी संवैधानिक संशोधन को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भारतीय संविधान में अब तक जो संवैधानिक संशोधन हुए हैं वो टोटल 105 संवैधानिक संशोधन अभी तक हो चुके हैं। तो इन सब में सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन जो हुआ वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। इसमें कई संविधान के कई भागों में संशोधन किया गया और एक संविधान में काफी परिवर्तन आया। तो इसी वजह से इस संवैधानिक संशोधन को भारतीय संविधान का एक लघु संविधान भी कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं कि क्या हुआ इसमें। आफ्टर द जजमेंट ऑफ द केशवानंद भारती केस, ये केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में। तो 1973 में केशवानंद भारती केस के बाद संविधान में जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो इसके तहत क्या हुआ कि यहां पर तीन जो है टर्म वर्ड इसमें जोड़े गए प्रीएम्बल में। वो कौन से हैं?
सेकुलर, इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द जो हैं हमारे प्रियम्बल में ओरिजिनल रूप में जो था, जो इसका मूल रूप था 26 जनवरी 1950 के दिन, उसमें नहीं थे। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन के तहत। यहां हिंदी में भी देख सकते हैं आप, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जोड़े गए हैं। ये शब्द जोड़े गए। तो इस तरीके से 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहां पर जो संविधान की प्रस्तावना है उससे जुड़े दो महत्वपूर्ण केस हैं जो बाद हुए हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में जो पहला केस है वो क्या है? बीरूबारी केस 1960। बीरूबारी केस 1960 हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि द कोर्ट स्टेटेड दैट preamble is the key to open the mind of the makers, but it cannot be considered as part of the constitution। मतलब कि जो प्रियम्बल है इसे हमने संविधान का भाग नहीं माना। बीरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 1960 में कि जो भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल हैं, उसमें पार्ट हैं, उसमें शेड्यूल हैं, मतलब अनुच्छेद हैं, भाग हैं, अनुसूचियां हैं, मतलब 3 हैं, और जो प्रियम्बल है वो उसका हिस्सा नहीं है। यद्यपि उसमें उसकी भावना छिपी है बट वो उसका हिस्सा नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे किस केस में भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, तो उसका आंसर होगा बीरूबारी केस 1960। बीरूबारी केस 1960 में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना गया। फिर इसके बाद केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ। फिर दोबारा इसमें एक दूसरा केस आया, केशवानंद भारती केस 1973। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, ये टर्म एक लाया, संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट आया केशवानंद भारती केस 1973 में, जिसमें भारतीय संविधान की जो मूल विशेषताएं हैं या मूल जो भावनाएं हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रियम्बल है वो भारतीय संविधान का हिस्सा है और भारतीय संविधान में आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, इसके तहत संवैधानिक संशोधन होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का हिस्सा है, तो इसलिए इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, बशर्ते कि इसकी जो मूल भावना है, जो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 1976 में जो हमने यहां पर देखा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रियम्बल में संवैधानिक संशोधन हुआ और ये 3 वर्ड जोड़े गए। तो ये हमारा यहां पे इस तरीके से है। तो अब हम आपको फाइनल जो इस समय इसका स्टेटस है उसके बारे में बात करें तो प्रियम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा है, इसे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में माना। और प्रियम्बल में एक बार संवैधानिक संशोधन हुआ है जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के नाम से जाना जाता है। और इस संशोधन के तहत प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए।
भारतीय राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। अब इस प्रस्तावना में भारतीय राज्य किस प्रकार का होगा, भारत किस प्रकार का देश होगा, इसका वर्णन है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या है, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित किया गया है। तो अब हम लोग संप्रभु का मतलब समझेंगे कि संप्रभु का मतलब क्या होता है। सॉवरेन कंट्री है इंडिया, इंडिया इज द सॉवरेन कंट्री। सॉवरेन कंट्री का मतलब होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, स्वतंत्र। तो पूर्ण रूप से स्वतंत्र जो व्यक्ति होता है या जो एंटिटी होती है वो अपने सभी निर्णय अपने खुद से लेता है, उस पर किसी दूसरे लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी इंटरनल पॉलिसी जो है खुद बना सकता है, किसी पर आश्रित नहीं है। इसका यह मतलब हुआ सॉवरेन कंट्री का। नेक्स्ट टर्म है हमारा सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी एक जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उससे संबंधित है, जो आर्थिक जो नीतियां होती हैं उससे संबंधित है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो आय के साधन है, जो हमारी आय के साधन है वो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होंगे। तो इंडिया का जो सोशल समाजवाद है वो क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब यह है कि यहां पर जो है कैपिटलिस्ट पूंजीवादी और दूसरा समाजवादी या समाजवादी सोशलिस्ट, दोनों का मिश्रण रहेगा। मतलब कि आय के कुछ साधन हैं वो प्राइवेट हाथों में भी रहेंगे और आय के कुछ साधन गवर्नमेंट हाथों में भी रहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि भारत में कुछ कंपनियां सरकारी भी होती हैं और कुछ कंपनियां प्राइवेट भी होती हैं। सरकारी कंपनियों में आप जैसे देख सकते हैं जो आपके पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं, जैसे आपका गेल है, वेल है, एनटीपीसी है, आईओसीएल है। इस तरीके की जो कंपनियां हैं आपकी, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, ये गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होती हैं और इन पर अधिकार गवर्नमेंट का है। इन्हीं के साथ साथ इंडिया में प्राइवेट कंपनियां भी एग्जिस्ट करती हैं, जैसे आपकी जो है रिलायंस है, आपका जो है वोडाफोन है, आपका टाटा है, आपका महिंद्रा है। इस तरीके की जो कंपनियां हैं ये आपकी क्या है, प्राइवेट कंपनियां हैं। तो भारत में जो आय अर्जन हो रहा है वो सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों के द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाया गया है। इसी प्रकार का समाजवाद भारत में है। अगला क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का जो तात्पर्य है, जो सेक्युलर कंट्री है, इसका तात्पर्य है कि इंडिया का जो है अपना कोई रिलीजन नहीं है, भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। इंडिया इज अ नॉन रिलीजियस कंट्री, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत सरकार इंडिया में जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों को सम्मान करता है और उन्हें आपस में अपने अस्तित्व को बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है। तो इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। इसमें क्या हुआ कि इंडिया धर्मनिरपेक्ष राज्य को संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता देश के सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्रदान करती है। जो भारतीय संविधान है उसमें जो धर्मनिरपेक्षता है यानी कि सेक्युलर है, वो क्या है, सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्रदान करती है। सभी धर्मों को भारत सरकार समान रूप से मानती है, समान रूप से इसका समर्थन करती है। अब है हमारा अगला टर्म डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब जो होता है, इसका मतलब यह होता है कि जो असली शक्ति है वो भारतीय लोगों के हाथ में है और वही अपने जो है शक्ति का उपयोग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लीडर्स को, नेताओं को चुनता है वोट डाल करके। तो जो यहाँ के लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो यहाँ पे क्या होता है, वोट के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा चुने जाते हैं, जनता के द्वारा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम अथॉरिटी इंडिया में है वो यहाँ की क्या है, पब्लिक है, जनता है, यहाँ के लोग हैं। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि ये कैसी कंट्री है, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है।
अब क्वेश्चन है अगला, रिपब्लिक। भारत एक रिपब्लिक है, इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री। भारत एक गणराज्य है। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है कि जो इसका देश का जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जिसे हम लोग इंडिया में प्रेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का भी जो है इलेक्शन होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। तो अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो यूके कंट्री है, जो ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, यहां पर जो है, जो यहाँ महारानी होती है। क्या होती है? महारानी, जिसका चुनाव नहीं होता है। और जो दूसरे होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, और यहाँ के जो एमपी हो गए, सांसद हो गए, और एमएलए हो गए। तो जो ब्रिटेन है, इसके जो एमपी हैं, एमएलए हैं, प्राइम मिनिस्टर है, इन सबका इलेक्शन होता है। लेकिन जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो वहां की महारानी है, वो वहां पर क्या है? वंशानुगत है। मतलब कि वो जैसे जिस फैमिली से जो महारानी है, उसी के बच्चे फिर महारानी महाराजा बनेंगे। तो उसका चुनाव वहां पर नहीं होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन है वो डेमोक्रेटिक है, बट रिपब्लिकन नहीं है। और इंडिया इसके अपोजिट है कि इंडिया डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिकन भी है। मतलब इसका जो अध्यक्ष होता है इंडिया का, या जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, उसका भी इलेक्शन होता है। और इंडिया में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होता है। नेक्स्ट, संविधान के उद्देश्य। अभी तक हमने समझा कि जो है हमारा देश है किस तरीके का, जो कंट्री है उसका नेचर कैसा है। तो आपने यहां पर क्या समझा कि भारत एक संप्रभु देश है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतांत्रिक है। इस तरीके की जो है विशेषताएं भारत देश की हैं। अब हम लोग समझेंगे कि भारत अपनी जनता को, या अपनी जो उसके जो सिटीजन्स है, उनके लिए क्या उद्देश्य रखता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें क्या है? न्याय है, जस्टिस यहाँ की पब्लिक को मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए और बंधुत्व। ठीक है, तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यही हमारे देश के ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जस्टिस, it is necessary to maintain order in the society that is promised through the various provisions of fundamental rights and directive principle of state policy। तो हमारे देश ने आपको फंडामेंटल राइट दिए हैं, आपके लिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और मौलिक अधिकार, इन दो चैप्टर्स, या हम कहें कि जो हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, उनके द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार, ये सभी जो है स्टेट एंटिटी जनता के बीच, भारतीय लोगों के बीच अपना क्या है? न्याय प्रदान करते हैं। न्याय से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन रूपों से न्याय है यहाँ पर, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपों में न्याय प्राप्त करने की मांग की जाती है। न्याय का विचार रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। जो हमारा रूस है, रसिया है, इस क्रांति का नाम बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। तो रूस में जो क्रांति हुई थी 1917 में, यहां से हमने न्याय का कॉन्सेप्ट लिया है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना नागरिकों के समान व्यवहार की अनुमति देता है। मतलब हमारे देश में जाति, धर्म, लिंग, रंग और एक और है हमारा रेस। रेस का मतलब है ओरिजिन, ठीक है, कि किस क्षेत्र से हैं। तो जो मूल वंश है वो किस क्षेत्र से है, इसके द्वारा भेदभाव नहीं होगा। मतलब इंडिया में लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होंगे। ये है। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। तो इक्वालिटी का मतलब क्या है? समानता का अर्थ है समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए विशेषाधिकारों का अभाव और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों का प्रावधान। तो जो सभी व्यक्ति हैं उनके लिए समान अवसरों का प्रावधान है समानता में।
फिर है हमारा बंधुता, बंधुत्व, इसका मतलब होता है सम्मान, सम्मान के लिए है या गरिमा के लिए है। तो फ्रेटर्निटी मीन्स ए फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। कैसी भावना? भाईचारे की, भाईचारे की भावना। मतलब हम सभी एक हैं, हम सभी के जो स्तर हैं, या हम सब आपस में एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं। हम इंडिया में जो है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब जो संपूर्ण धरा है उसको एक परिवार के रूप में मानते हैं। तो इसी भावना को यहाँ पर क्या है, इंगित कर रहा है हमारा प्रियम्बल। तो हमारे पास फीलिंग रहेगी किसकी? ब्रदरहुड की, भाईचारे की। तो इस तरीके से फ्रेटर्निटी हुआ। तो अब हमने यहाँ पर आपके जो हमारे संविधान का ऑब्जेक्टिव है इसके बारे में समझा। ऑब्जेक्टिव में क्या है? न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है। अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, यहां पर क्या है, इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसके बारे में कुछ जो ज्यूरिस्ट हैं, जो न्याय प्रिय हैं, या जो संविधान के जो प्रावधान होते हैं उसमें विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने प्रस्तावना के बारे में कुछ अपने विचार कहे हैं, कुछ उस पर टिप्पणी की है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है जैसे ठाकुर भार्गव दास हैं, तो इन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था। ठीक है, अर्नेस्ट बाकर हैं, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा था। एन ए पालकीवाला हैं, उन्होंने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा। तो ये क्वेश्चन भी आते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव, हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संवैधानिक सभा के सदस्य भी थे। तो इन्होंने क्या कहा है कि द प्रियम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज द साउल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर जो क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का आत्मा कौन है, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना। भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो क्या है? प्रस्तावना है। लेकिन यदि क्वेश्चन में यह कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान का जो हृदय है या भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो क्या है, तो आपको तब बताना है आर्टिकल 32, इसका मतलब है फंडामेंटल राइट। तो जो संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक जो रेमेडीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है, जिससे फंडामेंटल राइट्स को अप्लाई किया जाता है, फोर्स किया जाता है, तो उसको इन्होंने माना है, भीमराव अंबेडकर ने, संविधान की आत्मा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनके अनुसार भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के तहत आता है, उसे संविधान की आत्मा कहा गया है। लेकिन क्वेश्चन इतना रहे कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, व्हाट इज द साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तब आपका आंसर होगा प्रस्तावना। तो इसको किसने कहा था? ठाकुर भार्गव दास ने। ठाकुर भार्गव दास का नाम ले लें तब भी प्रस्तावना आंसर होगा, और नहीं भी लें, केवल सिंपल क्वेश्चन हो, तब भी भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाएगा। नेक्स्ट है एन ए पालकीवाला। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि इट इज एन एमिनेंट, एन ए पालकीवाला एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट, ज्यूरिस्ट का मतलब होता है जिसे संवैधानिक प्रावधानों, जिसे लीगल प्रोसीजर्स का जो है नॉलेज होता है, उसे हम लोग ज्यूरिस्ट बोलते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, ये क्या थे? संविधान के विशेषज्ञ थे। उन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है उसका आइडेंटिटी कार्ड है प्रस्तावना। मतलब जो प्रस्तावना है वो एक तरीके से भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, तो आइडेंटिटी कार्ड है। तो आपको ये दो जो है स्टेटमेंट याद रखने हैं। एक तो ठाकुर भार्गव दास का, इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और एन ए पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड कहा है।